नमस्कार, इस स्पेशल बजट शो में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शेखर और आज इस स्पेशल शो में हम बात करेंगे टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर की, जो एक बहुत ही लेबर इंटेंसिव सेक्टर है और रोज़गार के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। देश भर में करोड़ों लोगों को, मजदूरों को इस सेक्टर में रोजगार मिलता है। गारमेंट एक्सपोर्टर विश्वनाथ पिछले कई दशकों से नोएडा की इस फैक्ट्री से रेडीमेड कपड़ों का कई देशों में निर्यात कर रहे हैं। 23 जुलाई को संसद में पेश होने वाले बजट से उनकी कई उम्मीदें हैं। एक्सपोर्ट सेक्टर में भी अच्छा ग्रोथ हुआ है। जो पहली तिमाही है उसमें पहली बार $200 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है और सरकार इस साल में उम्मीद कर रही है कि $800 बिलियन तक का एक्सपोर्ट हो पाएगा और एक टारगेट भी है लॉन्ग टर्म $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट को बढ़ाने की। इस संदर्भ में बजट को लेकर आपकी क्या उम्मीदें, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? वित्त मंत्री को क्या आपको लगता है करना चाहिए आपके जैसे उद्यमियों के लिए? देखिए, मेरे हिसाब से जो टारगेट है वो पॉसिबल है, अचीवेबल है। अगर सरकार हमारी ज़रा सी बात मान ले जिसमें रेवेन्यू सरकार का कोई खास नहीं जाता है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जी, ये आप देखिएगा, ये मेरा एक गारमेंट का इवनिंग वियर के लिए एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रही है। इसके बाद हमें ऑर्डर मिलता है। जो ऑर्डर मिलेगा वो ये छोटे छोटे गांव में जाके एम्ब्रॉयडरी होएगी। वहाँ के जो ये एम्ब्रॉयडरी करने वाले कारीगर हैं, ये ज़्यादातर लेडीज़ होती हैं जो अपने घर में काम करती हैं, तो उनको एक एडिशनल इनकम हो जाती है और वो बड़े शौक़ से काम करती हैं और एम्प्लॉयमेंट हो जाती है। उससे क्या हो रहा है कि वो लोग बड़े शहरों में नहीं आ रहे। तो इस टाइप के जो आप ये देख रहे हैं डिफरेंट आइटम बनाते हैं। तो मेरा तो सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि जो सरकार की एक स्कीम है, इंटरेस्ट सबवेंशन की स्कीम है, जिसमें एक्सपोर्टरों को वो एक स्पेशल रेट देते हैं, वो रेट इनको कंटिन्यू करना चाहिए। आजकल ये करंट रेट 3% है, जो कि पहले रेट ये 5% था। तो ये इनको अब इसको रिस्टोर करके 5% करना चाहिए। स्पेशली जो MSME यूनिट है, स्पेशली MSME यूनिट में वो है जो एक्सपोर्टर्स हैं गारमेंट के, हैंडीक्राफ्ट के, कारपेट के, लेडीज़ बैग्स एंड एसेसरीज़ के हैं, उनको इंटरेस्ट सबवेंशन देना चाहिए। क्योंकि ये बजट 5 साल का है और फाउंडेशन 5 साल की रखी जा रही है। तो मैं सरकार से चाहता हूँ कि ईज़ ऑफ डू बिज़नेस के मेहतात वो हमें 5 साल का एक इंटरेस्ट सबवेंशन की स्कीम अलाउ कर दें और MSME को करंट 3% से 5% दे दें। एक तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सरकार से। आउटफ्लो ऑफ मनी बहुत मिनिस्कूल है, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तभी आप देखिए ना, आपको इतना अच्छा एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस मिल रही है। 200 बिलियन एक क्वार्टर में हो गया। विश्वनाथ कहते हैं कि वित्त मंत्री को गारमेंट एक्सपोर्टरों के लिए एक फिस्कल इंसेंटिव स्कीम का ऐलान करना चाहिए। भारत का जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि जब आप भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपके एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगे। तो आपको लगता है कि मार्केटिंग के लिए विदेशी बाजार में आपके जैसे जो उद्यमी हैं, उनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए आपको लगता है कि सरकार को सोचना पड़ेगा, कुछ विशेष इंतजाम? सरकार ऑलरेडी दे रही है हमें, पर वो मेरे हिसाब से बहुत इनसफिशिएंट है। जो उनका जो करंट बजट है उसको कम से कम उनको 5 से 7 टाइम्स इंक्रीज़ करना है। देखिए, इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ गई, इसको MAI स्कीम कहते हैं। MAI स्कीम में जो सरकार को अपना 5 गुना 7 गुना बजट बढ़ाएं, ज़रा लिबरल करें कि उसमें एक सर्टन कंडीशंस हैं, उसको ज़रा लिबरल करें, जिससे लोग कंटिन्यूसली विदेश जाएं, हम जाएं, हमारे और जो फ्रेंड्स हैं एक्सपोर्टर्स वो जाएं। और स्पेशली इसको रिलैक्सेशन देना चाहिए फॉर माइक्रो एंड स्मॉल, चाहे वो टेक्सटाइल वाला हो, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट वाला हो, चाहे वो कारपेट वाला हो। छोटे छोटे जो एक्सपोर्टर्स हैं MSME वाले, उनको सरकार सपोर्ट देगी तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, इन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और इनके मार्केटिंग होगी और इंडिया का नाम होगा कि साहब देखिए ये स्पेशलाइजेशन इंडिया की है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये एक वेलवेट है। ये वेलवेट है, वेलवेट के ऊपर हमने डिज़ाइन बनाया। ये एक बहुत बड़ा फ्रेंच कस्टमर है, उसके लिए हम बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये इसके ऊपर ये जरदोजी का काम है। जो ये जरदोजी का काम है, ये सब जरदोजी का काम घर घर में बना है। कई बरेली में बना है, सिकंदराबाद में बना है। तो इन लोगों को भी काम मिलेगा। जब मुझे काम मिलेगा मैं इनको दूंगा, तो मेरी सप्लाई चेन मिलेगी। तो जिन लड़कों से हमने बात की वो छोटे छोटे गांव कस्बों से आए हैं। जी जी जी। और उन्होंने कहा, एक ने तो कहा कि हमने गांव में ही ये काम सीखा है। जी जी। तो उसके लिए कितना बड़ा मौका है। बिल्कुल, दिल्ली आकर काम करना। बिल्कुल बहुत अच्छा मौका हैगा और उनको फ़ायदा होता है।
फिर वो आगे सिखाते हैं और अपने घर वालों को बोलते हैं भाई आओ काम करो। हम तो ये कहते हैं कि जितनी नाथ के यहाँ प्रोडक्शन हो रही है, नाथ के जैसे और एक्सपोर्टरों की प्रोडक्शन हो रही है, ये सब गांव-गांव में होती है। ये लोग तो सैंपल वाले हैं, सिर्फ सैंपल बनाते हैं। गांव में प्रोडक्शन होती है, 5000 पीस बनना, 25000 पीस बनना। जैसे कि मैं कुछ आपको आइटम दिखा सकता हूँ। जैसे यहाँ पर बहुत सारे कपड़े दिख रहे हैं, ये सब रेडीमेड कपड़े हैं। हाँ जी। अब जैसे कि ये आप देखिए, हाँ, ये एक बहुत अच्छा हमारा ब्रांड है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा ब्रांड है, ये एक इटालियन ब्रांड है। कपड़ा इंडियन, मेकिंग इंडियन। देखिए कितना सुंदर गारमेंट बना है, पॉकेट के अलाइनमेंट है, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। ये आप ध्यान रखिएगा कि हैंडीक्राफ्ट, गारमेंट्स और आपका लेडीज़ बैग्स एंड पर्स, ये हाईली लेबर इंटेंसिव है और इसके जो करने वाले हैं ज़्यादातर माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं, सब गांव बेस्ड हैं। आप जो फैक्ट्री देख रहे हैं, गारमेंट तो लगती है कि सिटीज़ में, टाउन्स में, पर जो एम्ब्रॉयडरी होती है हाथ का काम या काश्तकारी काम, वो स्पेशलाइज सब गांव में होता है। कपड़ा मंत्रालय की तरफ से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश की जीडीपी में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हिस्सेदारी 6% है। कुल निर्यात में टेक्सटाइल सेक्टर का योगदान 13% है। कृषि क्षेत्र के बाद ये दूसरा सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाला सेक्टर है। कासिम साहब, ये काम सीखने में कितना वक्त लगा? एक साल लगा। एक साल लगा। हाँ? एक साल लगा। तो कहाँ पर सीखा आपने? मुंबई में। मुंबई। तो अपने गांव से आप मुंबई गए, काम सीख के फिर यहाँ पर आपको रोजगार? फिर इधर आए। हाँ? फिर इधर पे आए तो अब आप कॉन्फिडेंट हो गए हो? हाँ, इस काम में। हाँ? तो कितने दिन से ये काम कर रहे हो? मुझे काफ़ी टाइम हो गया, कम से कम 10 साल। जी। आपने कहाँ से सीखा ये काम? मैं तो गांव में सीखा सर। कौन सा गांव, कहाँ गांव है? बरेली। बरेली? हाँ, बरेली। तो कितना समय लगा सीखने? वही 1 साल 8 महीने 9 महीने के आसपास में धीरे धीरे सीख गया था। तो अभी आप क्या बना रहे हैं यहाँ? अभी ये पर्स बन रहा है। पर्स, लेडीज पर्स है? हाँ, लेडीज पर्स। तो इसको कितना समय लगेगा बनने में? ये बनने में लगभग 10 घंटे लग जाएंगे। टेक्सटाइल के कुल वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग 5% है, जबकि चीन की 39% है। वियतनाम और बांग्लादेश ने टेक्सटाइल सेक्टर में काफी अच्छी सफलता हासिल की है। वियतनाम की निर्यात दर 30% तक रही है, जबकि बांग्लादेश इस सेक्टर में 18% की विकास दर हासिल कर चुका है। नोएडा में नाथ ब्रदर्स की इस गारमेंट एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की गारमेंट डिजाइनर कहती हैं, वित्त मंत्री को टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर में विकास को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए विशेष फंड्स आवंटित करना चाहिए। तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हो आप यहाँ पर, इनको गाइड करते हो आप? हाँ, हम इनको गाइड करते। पहले तो हमारा जो डिज़ाइंस होता है, जो हमारा मूड बोर्ड होता है, उसके अकॉर्डिंग हम खाका बनवाते हैं। बेसिकली वहाँ पे आउटलाइंस होती है, वो सलीम बनाते हैं। उसके बाद इसके ऊपर ट्रेसिंग के थ्रू हम अपने डिज़ाइन, जैसे मटेरियल्स वगैरह, जो भी हमारा मटेरियल होता है, इनको देते हैं, इनको गाइड करते हैं। तो आपके जैसे प्रोफेशनल्स और ज़्यादा इस सेक्टर में आए, इसके लिए क्या लगता है आपको, वित्त मंत्री को क्या करना चाहिए? बेसिकली वो तो रिसर्च एंड ऑल, और रिसर्च सबसे ज़्यादा रिसर्च। हाँ, R&D पे फोकस करना चाहिए बजट सबसे ज़्यादा। और आजकल क्या चल रहा है मार्केट में, उसके हिसाब से काम एंड ऑल करना। इस गारमेंट एक्सपोर्ट यूनिट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर सुनैना हरजाई लेदर एक्सपोर्ट का बिजनेस करती हैं। इस बजट को लेकर उनको उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक्सपोर्ट सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए बड़ी घोषणाएं करेंगी। जो बजट पेश होने वाला है, उसमें आपके जैसे जो एंटरप्रेन्योर है, विशेषकर महिला एंटरप्रेन्योर हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? क्योंकि सरकार चाहती है कि महिलाओं की भागीदारी बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में और बढ़े, छोटे लघु उद्योगों में। हाँ जी, तो मैं आई थिंक सभी महिला वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए कहूँगी कि आई थिंक हमारे पास और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, जिसमें यंग एंटरप्रेन्योर्स, यंग डॉटर्स ऑफ इंडिया बिजनेस करना चाह रही है और एक्सपोर्ट्स करना चाह रही है। इसमें आई थिंक हमें सहायता चाहिए, जो इतने साल से सब एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, मेंटरशिप, गाइडेंस, स्किल सेंटर्स,
और बहुत सारे ट्रेड शोज़ में अगर इंडिया के लोग हमें सपोर्ट करेंगे, जिसमें हम ट्रेड फेयर्स में अपना ब्रांड, जैसे कि मेरा अपना ब्रांड है हैट्स ऑफ एक्सेसरीज, जिसमें हम लेदर शूज़, लेदर बैग्स, हैंड क्राफ्टेड ये सब चीज़ें बनाते हैं, इसको विदेश में एक्सपोर्ट करें और अपना नाम और अपनी कंट्री का नाम और इस्टेब्लिश करें, तो यही हम चाहते हैं आगे चाहते हैं। यस। सुनैना हरजाई कहती हैं, लेदर एक्सपोर्ट सेक्टर में विकास की संभावनाएं काफी ज्यादा हैं। सरकार को भारतीय एक्सपोर्टरों के लिए नई नीतियां बनानी होंगी। मौजूदा वित्तीय साल की पहली तिमाही में अप्रैल से जून के बीच 200 अरब डॉलर से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ, जो एक रिकॉर्ड है। संसद में बजट पेश होने से ठीक पहले कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल जून 2024 में कुल 200.33 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ, जो पहली तिमाही में अब तक का सबसे ज्यादा है। अप्रैल जून 2023 के मुकाबले इस साल की पहली तिमाही में कुल एक्सपोर्ट 8.60% तक बढ़ गया। जून 2023 के मुकाबले जून 2024 में भी एक्सपोर्ट 5.40% तक बढ़ गया, जबकि जून 2024 में मर्चेंडाइज निर्यात में भी वृद्धि दर्ज की गई है। इस बार जो आंकड़े जारी किए गए हैं कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से, उसमें कहा गया है कि पहली तिमाही में यानी अप्रैल से जून 2024 के दौरान पहली बार एक्सपोर्ट बढ़कर 200 बिलियन डॉलर के कुछ ऊपर चला गया है और इस साल में 800 बिलियन डॉलर का एक टारगेट हम पूरा कर लेंगे, ऐसा कॉन्फिडेंस सरकार को, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अधिकारियों को है। अब इस ग्रोथ मोमेंटम को और बढ़ाने के लिए और जो बड़े टारगेट्स को पूरा करने के लिए क्या लगता है आपको अगले 5 साल में क्या करना चाहिए, और वित्त मंत्री इस बजट में क्या उनको नए उपाय, नई घोषणाएं करनी होगी? देखिए, अगर आप पिछला इंडिया के एक्सपोर्ट देखिए तो हम लोग ने एक्सपोर्ट ग्रोथ काफ़ी अच्छी की है। करीब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ लास्ट 6 ईयर्स में 8% की रही है, जबकि बहुत ज़्यादा हेडविंड्स थे ग्लोबल ट्रेड में। हम कोरोना के थ्रू गए हुए, फिर हमने देखा कि यूक्रेन रशिया वॉर हुआ, मिडिल ईस्ट की क्राइसिस हुई, देन रेड सी की क्राइसिस चल रही है, और इसको इतने को देखते हुए अगर हमने 8% ग्रोथ किया है तो ये बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है। लेकिन जब हम $2 ट्रिलियन की ओर बढ़ना चाहते हैं तो हमें करीब 14% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट चाहिए, जो कि चैलेंजेबल है, बट ऐसा भी नहीं है कि अचीव नहीं हो सकती। इसके लिए हमें पूरा एक इकोसिस्टम चाहिए होगा, और इकोसिस्टम में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबका एक डेफिनेट रोल होगा। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार ही ये लक्ष्य पैदा करेगी, जितने लोग भी इस एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन जैसे FIO और EP एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, इंडियन मिशंस हैं, डिफरेंट एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट हैं, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, सबको एक होलिस्टिक व्यू लेके एक नेशनल एंडेवर की तरह प्रयास करना होगा, तो हम जरूर ये $2 ट्रिलियन का लक्ष्य पूरा करेंगे। सरकार को उम्मीद है कि मौजूदा वित्तीय साल में एक्सपोर्ट $800 बिलियन तक पहुंच सकता है। अब इस बजट को लेकर एक्सपोर्टरों को उम्मीद है कि इस टारगेट को पूरा करने के लिए वित्त मंत्री बजट में बड़ी घोषणाएं करेंगी। नोएडा इंडस्ट्रियल एरिया से कैमरा पर्सन अरुण सिंह नेगी के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। मध्य प्रदेश के मामा जी देश के कृषि मंत्री बन गए हैं, और इसलिए मध्य प्रदेश के किसानों को इस बार बजट के पिटारे से खासी उम्मीदें हैं। वो चाहते हैं इन उम्मीदों को सुना जाए और इसको पूरा किया जाए। तो चलते हैं, उनसे बात करते हैं। ये देश के अन्नदाता हैं, इनके हाथ हमेशा कुछ देने के लिए ही उठते हैं। बस साल में एक बार इनकी आंखें देखती हैं दिल्ली को, इस आस से कि बजट में उनके लिए क्या खास होगा।
सो हम सीधा सीहोर पहुंच गए, वो इलाका जहां से देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आते हैं। वो जिला जिसकी गहरी काली मिट्टी में खरीफ में लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर और रबी में 3,56,000 हेक्टेयर में खेती होती है, जहां खेती के रकबे का 86% हिस्सा सिंचित है, जहां सोयाबीन, धान, अरहर और मक्के की खेती की जाती है, जहां का शरबती गेहूं देश में ही नहीं विदेश में भी अपनी खास पहचान रखता है। सीहोर के चंदेरी गांव में पगड़ी बांधते रमेश चंद वर्मा दिख गए। बड़े कृषक हैं, ज्यादातर गेहूं और सोयाबीन उगाते हैं, चाहते हैं सहकारी बैंक कर्ज के लिमिट को बढ़ा दें, एमएसपी और उत्पाद के भंडारण पर भी कुछ मांगे हैं। जैसे जिला सहकारिता बैंक में किसानों की जो है लिमिट 10,000 रुपये पर एकड़ है, उसको बढ़ा के मतलब जो है 50-60 हज़ार एकड़, बाकी दूसरी बैंक उन 60,000 दे रही है, तो जिला सहकारिता बैंक को भी जो है 60,000 करना चाहिए उसको बढ़ा के। और 0% ब्याज में मान लो जो है 10,000 रुपये दे रहे हैं, दूसरी बैंक 7% में जो है 60,000 रुपये दे रही है, तो इनको भी जो है जिला सहकारिता बैंक के लिए भी मतलब जो है कि हम केंद्र में सरकार से ये निवेदन करते हैं कि इसकी जो है लिमिट बढ़ाई जाए। कृषि यंत्र के ऊपर जैसे उन्होंने मान लो सब्सिडी दे रहे थे, वो सब्सिडी उन्होंने ख़त्म कर दी, तो वो सब्सिडी चालू करें वापस। और जीएसटी मान लो कृषि यंत्र के ऊपर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। किसान को मतलब जो है बीज जो है नए बीज जो आते हैं उसको जो है किसान को उपलब्ध कराना चाहिए, समय पे कराना चाहिए। एमएसपी भी मतलब जो है बढ़ानी चाहिए इसमें किसान के लिए। इसलिए जो है हम तो यही उम्मीद करते हैं मामा जी से। फसलों की भंडारण व्यवस्था वैसे तो मान लो ठीक है, बाकी जो और भी जो है बढ़ाना चाहिए। केंद्र में मान लो केंद्र को जैसे ये वेयर हाउस वगैरह किसान उनको मान लो उसके लिए लोन लेने में बहुत दिक्कत आती है, उसकी मतलब मान्यता नहीं मिलती किसान को मतलब वेयर हाउस बनाने के लिए, बीज भंडारण के लिए, तो वो मतलब जो है व्यवस्था मतलब जो सरकार को करनी चाहिए। बन्ने सिंह अपने खेतों में तकनीक को प्राथमिकता देते हैं, जैविक खेती भी करते हैं, लेकिन बीज देरी से मिलने से परेशान हैं। वो ये भी चाहते हैं कि जैविक उत्पाद बेचने की मंडी सुलभ हो और बिचौलिए खत्म हो। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों को जो समय पे बीज दिया जाता है उस समय के आधारित पर दिया जाए और नई पद्धति का चयन कर समय पे बीज दिया जाए। अभी मेरे को बीज दिया था, जब बोनी होने के बाद में बीज उपलब्ध कराया गया और वो बीज उपलब्ध कराया गया था कि जो किसान ने 4 साल पहले उसका चयन कर लिया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री से निवेदन है कि जैसे आप 6,000 दे दो 10,000 करें, उसके साथ साथ किसानों को जो जीएसटी अनुदान पे जीएसटी लगाई जा रही है उसे खत्म करें। आदरणीय कृषि मंत्री जी मामा जी शिवराज सिंह चौहान से मैं कहता हूँ कि उस कृषि जो किसान जैविक करता है उसकी उपज अच्छी तरीके से कहीं ना कहीं ऐसा मार्केट खोले कि वो बिक जाए और जो बिचौलियों के बीच में मार्केट नहीं खुले, किसानों को खुद अपना अधिकार मिले जो स्वयं अपना माल बेच सके और भंडारण क्षमता बढ़ाई जाए, मंडी की अच्छी व्यवस्था करें। ऐसी हम तो ये आशा करते हैं कि किसान के लिए कोई नया बजट पेश करें। अनूप मेवाड़ा छोटे किसान हैं। मध्य प्रदेश सरकार का वादा गेहूं पर 2700 एमएसपी का है। वो चाहते हैं केंद्र इसे और बढ़ा दे। गवर्नमेंट की जिला सहकारी बैंक है, वो 10,000 रुपये पर एकड़ केसीसी दे रही है और अदर बैंक है 40 से 50,000 रुपये पर एकड़ देती। तो हम यही आशा करते हैं प्रधानमंत्री जी से कि ये जिला सहकारी का जो लिमिट है वो 40 से 50,000 रुपये पर एकड़ की जाए। एनएसपी पे ये गेहूं पर बढ़ना चाहिए भाई, जो इन्होंने 2700 करा था वो 3,000 हो जाए। सोयाबीन अभी अगले साल 5-6 हज़ार बिका था, इस बार 4,500 बिक रहा, तो उसमें क्या है किसान का घाटा है। अगर 5 से 6 हज़ार रुपये कुंटल अगर सोयाबीन का बढ़ जाए तो उसमें क्या है कि कुछ किसान कर पाए थोड़ा। सीहोर में एमएस मेवाड़ा किसानों में खासे लोकप्रिय हैं। हर गांव में घूमते हैं, कई किसानों की समस्या हल करवाते हैं। वो जनपद सीओ मैडम आई और पीएच का एसडीओ आया और तहसीलदार आया। मामा जी से सीधे गुजारिश कर रहे हैं, चाहते हैं किसान सम्मान निधि बढ़े। फसल बीमा के मुद्दे पर चाहते हैं वित्त मंत्री के पिटारे में कुछ नया हो। खुशी मनाऊं कि आप लोग कम से कम किसानों की आवाज़ उठाती है। एनडीटीवी हमेशा किसानों की आवाज़ आपने उठाई है,
इसलिए मैं आपका धन्यवाद दूं कि ऐसी मूसलधार पानी गिर रहा है, बरसात हो रही है, भगवान पूरा हमारा तालाब भराने जा रहा है और आप लोग हमारी किसानों की समस्या को लेकर के यहाँ हैं। हम तो ये जानना चाह रहे हैं इस बार कि अब बजट आने वाला है, क्या चाहते हैं आप, सरकार क्या क्या करे आपके लिए? सर बजट पे तो काफ़ी उम्मीद लग गई, अब और भी ज़्यादा लग गई। जब से हमारे क्षेत्र से शिवराज सिंह चौहान गए हैं, कृषि मंत्री बने हैं, तब से तो हमें उम्मीद ज़्यादा बढ़ गई। क्यों बढ़ गई कि यहाँ पर शिवराज मामा को लखी ने मामा नहीं है, वो किसान का बेटा है, उनके पिताजी ने किसानी करी, स्वयं शिवराज सिंह चौहान ने हल घेरा है खेतों में, तो अब तो उम्मीद ज़्यादा बढ़ गई। उम्मीद क्या बढ़ गई माननीय आज के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, एनडीटीवी के माध्यम से, क्योंकि एनडीटीवी ही हमेशा किसानों की आवाज़ उठाती कि प्रधानमंत्री मोदी जी अब हमारे शिवराज भैया को आपने वहाँ बुला तो लिया केंद्र में, लेकिन हमारी किसानों की समस्या जरूर हल करना। पहले सोलर पंप पे और कृषि उपकरणों पे अनुदान मिलता था, सब्सिडी जिसको सब्सिडी बोलते, वो सरकार ने ख़त्म कर दिया, वो बढ़ना चाहिए। किसानों को आज मोदी जी 6,000 रुपये दे रहे हैं। मैं मानता हूँ कि शिवराज भैया ने हमारे एमपी में हमारे क्षेत्र में 4,000 और बढ़ा दिया, 10,000 कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी से भी हमारी बजट में उम्मीद है कि पूरे भारत के किसानों को 10,000 रुपये देना चाहिए, सम्मान निधि के। हाँ 10,000 होना चाहिए, क्योंकि 6 नहीं, सबके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। केसीसी हमारी अभी लिमिट बढ़े, जैसे अभी 1 एकड़ पे बैंक जो है 40,000 रुपये देती है, उस लिमिट को बढ़ा के 1 लाख रुपये कर दे। हम तो उसका बाकायदा ब्याज भुगतते हैं। दूसरा समय पे हमें लोन मिले, लेकिन कभी कभी क्या होता है जब अनुदान देने की बात आती है, सम्मान निधि तो बात अलग, जब हमारी फसल बर्बाद होती है ना, तब क्या होता है बीमा की बात आ जाती है, तो बीमा हमें नाक के बराबर 0 दिया जाता है। बीमा कंपनी में भी बहुत सुधार करने की ज़रूरत है। मोदी जी यहाँ कह गए थे कि यदि गांव में ओला, आंधी, तूफान, ओला वृष्टि कुछ भी नुकसान होता है और यदि एक किसान का नुकसान होता है तो उस एक किसान को भी बीमा राशि दी जाएगी। ये प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ घोषणा करके गए थे 2016 में, उसका आज तक पालन नहीं कर रहा है प्रशासन। यदि एक किसान को फसल में नुकसान हुआ और अन्य किसान का नहीं हुआ तो उस एक को बीमा का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नियम में नहीं, इसमें संशोधन होने की आवश्यकता है। सीहोर के शरबती को द गोल्डन ग्रेन भी कहा जाता है। रंग सुनहरा, हथेली पर भारी और स्वाद मीठा, इसलिए नाम शरबती। उम्मीद करते हैं यहाँ के किसानों की बातें सरकार सुनेगी, समझेगी इसी मिठास के साथ। देश के दूसरे किसानों की तरह मध्य प्रदेश की किसान भी सांसें थामकर बजट का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी आवाज़, उनकी बातें सुनी जाएंगी और उनकी मांगों को स्वीकार किया जाएगा। सीहोर के चंदेरी गांव से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी।